एवरीवन, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 का बाकी पार्ट और पढ़ेंगे और मैंने पार्ट 1 में डाल दिया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, बचने की प्रक्रिया से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो क्लास 6 में बच्चे हैं वो हिंदी में देख के इंग्लिश में समझ सकते हैं, और ये जो क्लास 6 का है NCERT बुक है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बचने की प्रक्रिया, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं, लोग जो है चुनते हैं, ठीक है। लोगों द्वारा, जैसे जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं उनके द्वारा जो लोग होते हैं, पीपल्स इंग्लिश होता है, पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को, पौधे जैसे अगर वो कृषि करेंगे, पौधे उगाएंगे, पेड़ पौधे, तो जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है कि ये क्या है, बचने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं, पौधे मतलब प्लांट्स, जानवर एनिमल्स, ठीक है, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, जो मतलब बीमार कम हो। पौधे जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उसको हम लोग नहीं चुनेंगे क्योंकि सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और जो जानवर बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, ना दूध मिल पाएगा, ना ही कुछ उसका यूज़ हो पाएगा। इसीलिए जो सही रहते थे, अच्छे रहते थे, उसी को जो लोग हैं यूज़ करना पसंद करते थे, ठीक है, चुनते थे, जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। और ऐसे पौधे के बीजों को संभाल के रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनमें गुण सुरक्षित रह सके, ठीक है। संभाल के वैसे पौधे के बीजों को रखा जाता था, और जानवर वैसे रखे जाते थे प्रजनन के लिए कि चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक हो, जो हिंसा ना करे, जो शांत रहते हों। अहिंसक मीन्स जो अटैक ना करें, हिंसा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से, शांत रहें। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। दांत और सींग क्या थे, छोटे होते थे पालतू जानवरों के, और जंगली जानवर के क्या होते थे, दांत और ये सींग जो है वो बड़े होते थे, ठीक है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए इमेज में दांत है, तो ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो इमेज उतना क्लियर नहीं है, तस्वीर तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि पालतू सुअर होगा और ये जंगली सुअर होगा, जहाँ तक दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि गेहूं और जौ जो है ये क्या है, फसलें सबसे प्राचीन है, सबसे पहले उगाई गई थी कृषि के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं। और कुत्ता पहला जो है था पालतू पशु था, उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक नवीन जीवन शैली, एक नया जीने का तरीका, ठीक है। शैली मीन्स तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। जब उगाने लगे, स्टार्ट किए वो लोग, तो एक जगह जो है लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो अनाज क्या था,
भोजन और बीज दोनों के रूपों में उसको रखना था अनाज को, ठीक है। ये देखिए, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के लिए तो बीजों को जो है रखना पड़ता था अनाज को। तो उसके लिए मतलब लोगों को सोचना पड़ा कि किस तरह से हम रख सकते हैं, और वो लोग एक जगह रहने लगे। धीरे धीरे बीज बोने से लेके पकने तक, उसको काटने तक, फिर सिंचाई के लिए, खरपतवार हटाने के लिए। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कई इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ, ठीक है। ये बताना है आपको, रीज़न यहाँ कारण, कि शिकारी जो है भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। क्या वो लोग बर्तन बनाते थे या उनका प्रयोग करते थे? तो उसका जवाब आपको बताना है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो यहाँ क्या दिया है, चलते फिरते खाद्य भंडार, मतलब खाने की वस्तुएं। क्या है, जानवर जो हैं वो बच्चे भी देते हैं, दूध भी देते हैं, और उनके मांस का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मांस भी हमें मिलता है, तो इसीलिए क्या है, जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। नेक्स्ट है, भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो ये आपको खुद से समझ के लिखना है। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। अब आओ आरंभिक कृषकों और पालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक मतलब स्टार्टिंग में जो कृषि किए थे, खेती किए थे, उनके बारे में, और जो पशु को पालते हैं उनके बारे में पता करते हैं। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो मानचित्र 2 और पृष्ठ संख्या 13 में देखते हैं हम लोग। और ये देखिए, यहाँ इमेज दिया हुआ है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि पशुपालन पहले कहाँ हुआ था और खेती कहाँ हुआ था। तो आप वो वीडियो एक बार देख लें, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में मैप इससे रिलेटेड और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अवशेष हमें अनाज के मिले थे, मतलब पहले ज़माने में, वो क्या है, उनसे जैसे वैज्ञानिकों उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में पाया, तो उससे पता चला कि पहले फसलें भी उगाई जा रही होंगी, ठीक है। ऐसा लगता है या गलती से हो या जानबूझकर वो जलाए गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे है स्थायी जीवन की ओर, मतलब स्थायी जीवन कैसे स्टार्ट हुआ वो देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्तवास, ठीक है, कहाँ है और कैसे बनता है, तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि गर्तवास क्यों होते थे? तो किस लिए होते थे? कि ठंड में सुरक्षित रखने के लिए होते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो वहाँ अंदर में क्या आग जलाने का भी अवशेष मिला है। तो पुरातत्वविदों ने सोचा कि हो सकता है मौसम के अनुसार वो घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बुर्जहोम, गर्तवास, कश्मीर, वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। आपको चित्र बनाना है गर्तवास का, ठीक है। नीचे एक रूम, फिर ऊपर एक रूम, नीचे कोई भी खिड़कियाँ नहीं, तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। क्या है, बहुत से हमें पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से जो कई थे वो क्या
पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग थे। जो उस समय जो हमें मिले थे उपकरण उससे अलग थे, तो इसको क्या हम लोग नौ पाषाण युग का इसको हम लोग मानते थे, इन औजारों को, जिसपे पॉलिश चढ़ाई गई थी। पैना मतलब नुकीला, नुकीला बनाने के लिए, ठीक है। ओखली और मूसर का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। पीसने के लिए, ठीक है। ओखली और मूसर, ये जो दो चीज़ें थीं, इसका यूज़ क्या होता था? अनाज जैसे गेहूँ, जौ, ये सब को पीसने के लिए किया जाता था, और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। और वनस्पति पेड़ पौधे से जो भी प्राप्त होता है उनको पीसने के लिए भी इसका ओखली और मूसर का यूज़ होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसर का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो आज भी कहीं कहीं गाँव में शायद ही मिले, बहुत कम चांसेस है, वैसे इस बुक में दिया है, तो हो सकता है कहीं होता होगा यूज़ अभी। तो लिखा है कि आज भी जो है अनाज पीसने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, तो इस तरह से औजारों का जो है निर्माण और प्रयोग हमेशा होता रहा। और कुछ जो औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए, ये नौ पाषाणी युग के उपकरण बनाए गए हैं। ऊपर ये तीखा है, ये वाला बनाया गया है। नेक्स्ट है, नौ पाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो ये है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र को में क्या रखा होगा? ये देखिए, एक मिट्टी का पात्र मिला है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो पहले जो है चीज़ें रखने के लिए यूज़ किया जाता था, मिट्टी के बर्तन का यूज़। उसमें पहले चीज़ें रखने के लिए, देखिए यहाँ चीज़ें रखने के लिए किया जाता था, और फिर बाद में उसमें खाना भी पकाने के लिए इसका यूज़ होने लगा, ठीक है। और फिर कपड़े भी बुनने लगे लोग जो थे। आगे समय के साथ जब आगे समय निकलता गया तो ये सब चीज़ें लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। कपड़ों के लिए कपास और आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे कपड़े बुनने के लिए। अब दिया है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, क्योंकि हर जगह मौसम तो एक जैसा रहता नहीं है। तो अलग अलग जगह लोग अलग अलग जीने का तरीका बदल के वो लोग वहाँ पे रहते थे। क्योंकि हमने बुर्ज जो हम देखा था कि नीचे गर्त आवास बनाया हुआ था कि ठंडी के मौसम में हम लोग उसमें रह सकते थे। तो इस तरह से हर जगह अलग अलग तरह से लोग अपना गुजर बसर करते होंगे। अब है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। थोड़ा सा हम लोग निरीक्षण करते देखते हैं मेहरगढ़ का जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है, क्या है, वो देखते हैं। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो, पृष्ठ 13। तो मानचित्र 2 वही हमने जो इमेज देखा था उसमें मेहरगढ़ हमें देखना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी एक बार डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। मेहरगढ़ हम लोग ढूंढ लेंगे जहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में क्या थे कि वहाँ कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी, जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ सामान भी रखे जाते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरी को दफनाया गया था कहाँ पे, मृतक के साथ, तो मेहरगढ़ में। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यहाँ देखिए, मेहरगढ़ के कब्र का ये इमेज दिया हुआ है। यहाँ बकरी के कंकाल कहाँ है, आप पहचान सकते हैं? तो ये देखिए, यहाँ पे ये बकरी का कंकाल है और ये क्या है, ये इंसान का। ये तो आप पहचान लोगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमने मेहरगढ़ के बारे में
पढ़ लिया, अब उसको देख के मैप में समझते हैं। ये देखिए यहाँ है मिहरगढ़, जहाँ पे अनाज और पशुपालन सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इमेज में। और ये देखिए बुर्जोहम, जहाँ पे गर्दावास था, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे सौ के साथ जो मरे हुए लोगों के साथ थे उनके साथ बकरी जैसे खाने के लिए दफनाया जाता था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये अन्यत्र और फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी और साथ में मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।